साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम देख रहे हैं पीसीएस 2023 और समीक्षा अधिकारी आरओ यानी प्री और मेंस के प्रश्नों को। ठीक है, 2022 या 23 में जब भी समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा और पीसीएस 2023 के प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला टेस्ट हो चुका है जिसमें 35 प्रश्नों को शामिल किया गया था। ये हमारा दूसरा टेस्ट है, इसमें भी 35 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। 35 प्रश्न इसलिए भी शामिल किए जा रहे हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर देंगे तो आपके दोस्तों को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या थी। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, तो प्रारूप समिति में कौन कौन से 7 सदस्य शामिल थे, मैं नाम बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें थे डॉक्टर BAR अम्बेडकर, ठीक है, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमनाचारी। ठीक है, ये 7 लोग जो है प्रारूप समिति पूछ रहा है। अच्छा, प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान सभा का चिन्ह क्या था? तो संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। ठीक, हाथी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत उधार लिए हैं। आयरलैंड ने इसे किस देश के संविधान से कॉपी किया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान ने तो आयरलैंड के संविधान से ले लिए राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत, मतलब जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP जिसे कहते हैं। तो आयरलैंड ने किस देश के संविधान से इसे कॉपी किया है? ठीक, तो आयरलैंड ने जो है इसे कॉपी किया है स्पेन के, किसके? स्पेन के जो है संविधान से। ठीक है, स्पेन के संविधान से प्रेरित होके आयरलैंड ने अपना संविधान बनाया DPSP का, और DPSP का जो है भारत ने प्रेरित होके आयरलैंड के संविधान से बनाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? 6 भाषाएं हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं। इसमें से ऐसी कौन है जिसमें जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसमें अवधी को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, ठीक है, तमिल है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, तमिल है। 3 ये हो गई, चौथी तमिल। ठीक है, 5वीं है हमारी संस्कृत। ठीक है, 5वीं संस्कृत है, और 6वीं हमारी है मलयालम। कौन सी? मलयालम। ठीक है, तो ये हमारी 6 जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्मिक मंत्रालय के तहत काम नहीं करता? कार्मिक मंत्रालय के तहत कौन सा संगठन है जो कार्य नहीं करता? तो वो है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद जो है गृह मंत्रालय के दायरे में आती है। ठीक है, गृह मंत्रालय के दायरे में आती है। बाकी केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से बाध्य किया? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने, ऐसा कौन सा संशोधन किया गया जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के लिए बाध्य किया जाता है? मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा मानने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है हमारा 22वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले 2 ग्रह कौन से हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर 2 ग्रह घूमते हैं जिनका नाम है यूरेनस और शुक्र। ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है,
नॉर्मली जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो है दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शाही सूची मिलान पूछा गया है। एक तरफ नृत्य रूप दिया गया है, डांस फॉर्म, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, तो चक्री जो होता है डांस फॉर्म वो कहाँ मनाया जाता है, वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, छऊ जो है, छऊ बिहार में मनाया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो छऊ बिहार में मनाया जाता है। कजरी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, कजरी डांस उत्तर प्रदेश में, और बसता है टिप्पणी वो गुजरात में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1931 के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया। ठीक है, जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। अब देखिए यहीं से प्रश्न बन गया कि कराची अधिवेशन किस सन में हुआ, तो 1931 में हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा जो है जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, प्रस्ताव अगर पूछे तो प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है तैयार किया। ठीक है, लेकिन इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ ले, अगर अध्यक्षता पूछ लेता है प्रश्न में कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता जो है की थी कौन, सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही है पूछा है। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका फैक्ट जो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने कब की थी, 24 फरवरी 1919 को। कहाँ, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में की थी, याद रखिएगा, फैक्ट है। 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना बॉम्बे में की गई, और इसकी स्थापना अराजक रॉलेट एक्ट के विरोध में की गई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में इसकी स्थापना की गई। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने में सक्षम बनाया। ठीक है, तो ये इसका फैक्ट था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो बिजोलिया आंदोलन के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, बिल्कुल सही है। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक ने किया था। यह राजस्थान का पहला आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा, और सबसे लंबी अवधि तक चला। अगला ऑप्शन है यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो यह भी सही है। ठीक है, यह गुजरात का पहला गुजरात नहीं बल्कि मैंने बताया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का किसान आंदोलन था, याद रखिएगा, गुजरात का नहीं। तो हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। ठीक, सन 1946 को जो है क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ सत्र की जो है इन्होंने 1946 में अध्यक्षता भी की थी। कहाँ की, जो है मेरठ सत्र की। ठीक है, कांग्रेस का जो मेरठ सत्र 1946 में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी जेबी कृपलानी ने किया था, ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब ये पूछा है ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे विलियम
वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब हुई थी? 1889 में, ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। 1889 में इसकी स्थापना विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय मुद्दों के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना था, ठीक है। और विलियम डिग्बी, ये जो विलियम डिग्बी हैं, ये विलियम डिग्बी इसके क्या थे? पहले सचिव थे, ठीक है, इसके पहले सचिव रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अध्यक्ष तो रहे हैं विलियम वेडरबर्न, लेकिन सचिव जो है विलियम डिग्बी थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इसमें युग्म सुमेलित नहीं है, सही देख लेते हैं। और देखिए दिया हुआ है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जॉर्ज थॉम्सन ने स्थापना की थी, एकदम सही फैक्ट है, ठीक है, सही फैक्ट है। बॉम्बे एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, गलत है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है कौन किया था? जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है, शंकर सेठ ने किया था, जगन्नाथ शंकर सेठ ने। कब किया था? 1852 में, ठीक है। बाकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, सही है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 एक महान विद्रोह के लेखक कौन थे, ठीक है। 1857 में जो एक महान विद्रोह हुआ था, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता उसके लेखक थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, एक तरफ यूपी में सबसे बड़ा उत्पादक दिया हुआ है, ठीक है। फसल यूपी में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सही मिलान कर देख लेते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है शाहजहांपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है शाहजहांपुर। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा हरदोई, ठीक है, हरदोई सबसे बड़ा उत्पादक है। बाजरे का हमारा सबसे बड़ा उत्पादक है आगरा, और मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है बहराइच, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विरासत आर्क में शामिल नहीं है? विरासत आर्क, ठीक है, में शामिल नहीं है। हेरिटेज आर्क, ठीक है, अगर आर्क जो है नहीं समझते तो इंग्लिश देख लीजिएगा। हेरिटेज आर्क जो है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से हमारा प्रयागराज शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी लखनऊ, वाराणसी और आगरा जो है, तीनों को विरासत आर्क में शामिल किया गया है, ठीक। प्रयागराज इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, याद रखिएगा, कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यहाँ स्थापित किया जाएगा। कहाँ जो है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। अहिंसा विश्व भारती द्वारा, कौन? अहिंसा विश्व भारती द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन यहाँ किया गया है, ठीक है। तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर में किया गया है, ठीक है, रामपुर में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो हैदराबाद चिनकिलिच खान के लिए जाना जाता है, बिल्कुल चिनकिलिच खान के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है बंगाल मुर्शिद खान, बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान के लिए जाना जाता है।
ये भी सही है, ठीक है। अवध को जाना जाता है नवाब वाजिद अली शाह, ये गलत है। वाजिद अली को शाह को नहीं जाना जाता है, बल्कि किसको जाना जाता है? शहादत खान, नाम सुना होगा, शहादत खान, ठीक है। शहादत खान को जो है अवध के रूप में जाना जाता है। और कर्नाटक जो है सदात उल्ला खान को जाना जाता है। तो चौथा भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची मिलाना है। एक तरफ शासक दिए गए हैं और एक तरफ विदेशी यात्री दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा विदेशी यात्री और या शासक जो है कहाँ रहे हैं। तो पहला है जहांगीर। जहांगीर जो है किससे संबंधित रहे हैं? जहांगीर संबंधित मनुची से। विदेशी यात्री इनका मनुची आया था इनके शासनकाल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शाहजहां का नंबर आता है। शाहजहां के जो है दरबार में कौन आया था? विदेशी यात्री। तो शाहजहां के दरबार में विदेशी यात्री आए थे पीटर मुंडी, ठीक है। उसके बाद जो है अकबर के दरबार में एंथनी मोनसेरेट आए थे और औरंगजेब के दरबार में फ्रांसिस्को पेल्सर्ट आए थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ता है उसका जो असेसमेंट मतलब आकलन किया जाता है उसको सही व्यवस्थित करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं RO में भी और PCS में भी, ठीक। तो सही उत्तर देख लेते हैं। पहले हो जाएगा स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद होती है स्कोपिंग, ठीक है। स्कोपिंग के बाद हो जाएगी जन सुनवाई और फिर अंत में मूल्यांकन, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्क्रीनिंग, फिर स्क्रीनिंग के बाद जो है हो जाएगा स्कोपिंग, स्कोपिंग के बाद हो जाएगा हमारा जन सुनवाई, जन सुनवाई के बाद मूल्यांकन अंत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक है। सही उत्तर चुनना है। कथन हमारा कहता है कि मुख्य मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कम स्थिर है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन इज लेस वॉलाटाइल दैन हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कथन तो हमारा सही है, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की वस्तुएं शामिल नहीं होती, बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण भी सही है कि जो कोर मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, उसमें जो है कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन की वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की मूल मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है। अगर मूल मुद्रास्फीति को देखेंगे तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में जो है खाद्य और ईंधन को घटा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हाँ, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और एक ही ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है। तो भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु कौन सी है? तो ये हमारी है सबसे बड़ी कृषि वस्तु भारत द्वारा जो निर्यात की जाती है मतलब बेची जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी है समुद्री उत्पाद, ठीक है। जो मैरीन प्रोडक्ट निकलते हैं वो सबसे बड़े, जैसे समुद्री उत्पाद सबसे ज़्यादा, देखिए मैं इनका जो है वो क्रम बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद, उसके बाद जो है चावल, बासमती को छोड़ के, बासमती का निर्यात कम होता है, ठीक है। मसाले, फिर चीनी, फिर भैंस का मांस, ठीक है। भैंस का मांस अंत में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथन है, अच्छा सही कथन देखना है। कथन है फूल गोभी में मॉलिब्डेनम की कमी से विप्टेल रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग? विप्टेल रोग हो जाता है। फूल गोभी में मॉलिब्डेनम की कमी से विप्टेल रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है।
मिट्टी में चूना डालकर मॉलिब्डेनम की कमी का उपचार किया जाता है। ये भी सही है। अगर आप खेती से जुड़े हैं तो आपको ये आइडिया होगा। ठीक है, फूल गोभी में क्या होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से वेप्टेल रोग हो जाता है। उसके जो है कमी को दूर करने के लिए उसकी कमी से क्या हो जाता है, मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, अगर आप जानते होंगे मॉलिब्डेनम की कमी से मिट्टी अम्लीय हो जाती है, इसलिए उसकी कमी वाली मिट्टी को मिट्टी में चूना मिलाकर इलाज किया जाता है। ठीक है, जब किसी पौधे में मॉलिब्डेनम की कमी होती ही है तो उसकी पत्तियां पीली या मुरझा जाती हैं एवं उनकी वृद्धि रुक जाती है। अगर किसी पेड़ की जो है पौधे की पत्तियां पीली और जो है वृद्धि रुक गई है या मुरझा गई है तो उसमें समझो कि मॉलिब्डेनम की कमी है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है इकोटोप क्या है। बहुत चर्चा में रहता है, पर्यावरण का शब्द है इकोटोप। तो इकोटोप क्या है, तो इकोटोप होता है हमारा संपूर्ण प्रजातियों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और जैविक जड़। ठीक है, एक इकोटोप में एक ही पैमाने पर एक ही इलाके में पाए जाने वाले सभी घटक शामिल होते हैं, जैसे कि फिजियोटोप यानी लैंडफॉर्म, जियोटोप यानी चट्टान और मिट्टी, और बायोटोप जिसमें जीवित वनस्पति और जीव शामिल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसे संपूर्ण प्रजातियों की प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और जैविक चर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, रामसर कन्वेंशन के तहत निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में पहचाना गया था। ठीक, तो किसे पहचाना गया था पहली बार, तो चिल्का झील को। ठीक है, वर्ष 1981 में अक्टूबर जो है अक्टूबर 1981 में, ठीक है, चिल्का झील यानी जो उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो चिल्का झील इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो कथन दिए गए हैं। तो हमारा पहला कथन कहता है कि जलीय और चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। बिल्कुल सही है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ये गलत है। ऊर्जा का पिरामिड जो है उल्टा नहीं होता है बल्कि सीधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, संख्या का पिरामिड जलीय और चारागाह पारिस्थितिकी दोनों तंत्र में सीधा होता है क्योंकि बड़ी संख्या में ऑटोट्रॉफ जो है जो कम संख्या में शाकाहारी जीवों का समर्थन करते हैं जो कि कम संख्या में मांसाहारियों का समर्थन करते हैं। 10% नियम के कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ना कि उल्टा। ठीक है, सीधा होता है, याद रखिए। 10% नियम के साथ हमेशा सीधा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परस्पर क्रिया जहां एक प्रजाति को दूसरे की कीमत पर लाभ होता है क्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो से दूसरे को लाभ होता है, एक प्रजाति से दूसरे की कीमत पर लाभ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग विरोध। ठीक है, एंटागोनिज्म। ठीक है, एंटागोनिज्म, अगर विरोध नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बातचीत जहां एक प्रजाति दूसरे की कीमत पर लाभान्वित होती है उसे विरोध कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। नाइट्रेट को अगर नाइट्रोजन में बदला जाए तो उसको क्या कहता है, उसको कहा जाता है जो है विनाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन, वी नहीं डी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में स्प्रिंट है तो इधर आप देख लीजिएगा। डिनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत है और जिसमें गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में जिधर मिस्टेक हो आप इंग्लिश को देख लीजिएगा, उधर वो इंग्लिश सही माना जाएगा।
निम्न में से गलत कथन चुनें। ठीक है, इसमें से गलत कथन चुनना है, कौन से कथन गलत हैं। तो पहला है हमारा स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश में भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में कर्नाटक में 52वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। गलत है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में घोषित किया गया है। कौन सा टाइगर रिजर्व? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामधर। ठीक है, कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य जो है, इसको जो है 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो कर्नाटक हमारा जो है गलत है, राजस्थान सही है। ठीक है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, केवल 3। अगला प्रश्न है, जल चक्र के लिए प्रेरक शक्ति बल हैं, शक्ति या बल हैं जल चक्र के लिए, तो कौन से प्रेरक शक्ति बल हैं? सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण, यानी दोनों। ठीक है, सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण जल चक्र के लिए प्रेरित शक्ति या बल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आइची लक्ष्यों को 2010 में नगोया में अपनाया गया था। ठीक है, आइची लक्ष्यों की कुल संख्या है, तो आइची लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आइची लक्ष्यों की कुल संख्या है 20। ठीक है, हाल ही में आइची लक्ष्यों को वर्ष 2020 तक प्राप्त किए जाने वाले 20 समयबद्ध औसत दर्जे के लक्ष्य शामिल हैं। ठीक है, अगला है पीएम डिवाइन योजना, चर्चा में रहा है। पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? तो पीएम डिवाइन योजना जो है ये संबंधित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से 1500 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ सामाजिक विकास परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पीएम विकास पहल यानी पीएम डिवाइन शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा सूची मिलान है। ठीक है, एक तरफ पेंटिंग्स दी गई है, एक तरफ स्टेट दिए गए हैं। ठीक है, तो किस तरह की पेंटिंग किस स्टेट में जो है बनाई जाती है, तो देख लेते हैं। देखिए, वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र में चर्चा में रहती है, वर्ली पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा। मिथिला पेंटिंग बिहार में, जैसे मिथिला से ही जो है कंफर्म हो जाता है कि बिहार में बनाई जाती है। पिथौरा पेंटिंग जो है बनाई जाती है कहाँ पे? राजस्थान में। और बाग पेंटिंग बनाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ली महाराष्ट्र, मिथिला बिहार, पिथौरा राजस्थान, बाग मध्य प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI IW, ठीक है, का आधार वर्ष है। तो अगर आपने पढ़ा होगा CPI IW का आधार वर्ष, तो इसका आधार वर्ष होता है 2011। ठीक है, 2011-12 इसका आधार वर्ष नहीं 2016 रखा गया है। 2011 दूसरे का है, 2016 रखा गया है। ठीक है, 2016 इसका लक्ष्य रखा गया है CPI IW का। ठीक, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर से संबंधित हैं? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो किस पोषी स्तर से संबंधित होते हैं? तो वो संबंधित होते हैं दूसरे पोषी स्तर से। ठीक है, दूसरे पोषी स्तर से। प्रारंभिक उपभोक्ताओं को जो है शाकाहारी भी कहा जाता है, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। तो मतलब दूसरे पोषी स्तर पर निर्भर हो गए, शाकाहारी जीव दूसरे पोषी स्तर पर निर्भर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है? ठीक है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है? तो इसमें जो है कौन सी ऐसी परत है जिसमें ऊंचाई अगर बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है? तो वो है हमारा
जो है समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है ताप बढ़ता है, और जो है थर्मोस्फेयर में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान बढ़ता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से दर से घटता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है और मेसोपॉज में -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है। आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं या थर्मोस्फीयर जिसे कहते हैं में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बैरोस्फीयर क्या है? ठीक है, बैरोस्फीयर क्या है? तो बैरोस्फीयर क्या होता है? बैरोस्फीयर जो है, बैरोस्फीयर किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो है स्थलमंडल कहा जाता है। नहीं, तो बैरोस्फीयर पृथ्वी की कोर को कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी परत तो स्थलमंडल हो गई। ठीक है, स्थलमंडल हो गई ऊपरी परत, स्थलमंडल, और जो है पृथ्वी की कोर को जो है कहा जाता है बैरोस्फीयर। ठीक है, पृथ्वी की कोर को बैरोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी क्षेत्र जो स्टेनोस्फीयर के नीचे स्थित है, जिसमें संपूर्ण मेंटल शामिल है, मेसोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और पूरे कोर, दोनों आंतरिक और बाहरी कोरों को बैरोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, कोर जो बना होता है पृथ्वी का, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पृथ्वी का कोर। ठीक, तो देखिए मित्रों, ये है पृथ्वी का हमारा कोर। ठीक है, ये इनर कोर है। ठीक है, ये हमारा इनर कोर है। ठीक है, जो सॉलिड है। ये जो है, ये हमारा इनर कोर है जो सॉलिड है। ये हमारा आउटर कोर है जो लिक्विड है। ये है स्टीफन मेंटल। ठीक है, ये है हमारा एथनोस्फीयर। ठीक है, ये एथनोस्फीयर है। ये आइस कैप होती है यानी बर्फ़ की चादर। ये रिजिड मेंटल है। ठीक है, जो ऊपरी परत है, रिजिड मेंटल मैंने बताया। ठीक है, ये एटमॉस्फियर है। ठीक है, पृथ्वी का एटमॉस्फियर जो फैला हुआ है। ये हाइड्रोस्फीयर है, जो मतलब पानी। ठीक है, जहाँ जल है। ये ओशियन है, सागर। ठीक है, कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, और ये क्रस्ट है। ये जो बना हुआ है ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट है हमारे। ठीक, जिसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ग्रानिटिक या ओशियानिक क्रस्ट यानी बैलिस्टिक जो है कहते हैं। ठीक है, बैसाल्टिक। ठीक है, ये बैसाल्टिक होता है। ठीक है, या ग्रानिटिक होता है या बैसाल्टिक होता है। ये ऊपर का क्रस्ट है। ठीक, तो ये हो गए हमारा आज का प्रश्न जो है। ठीक है, तो ये हमारे आज के आखिरी जो है प्रश्न रहे। बैरोस्फीयर के बारे में आपने पृथ्वी के कोर देख लिया। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।